सीटेड मैथ्स प्राइमरी और जूनियर के अंडर एक टॉपिक होता है लाइन एंड एंगल, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है। आपके यहाँ ज्योमेट्री और फिगर के विजुअलाइजेशन पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं, लेकिन उसके फैक्ट और प्रॉपर्टीज पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैं लाइन एंड एंगल से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल उन प्रश्नों को हल कराना नहीं, लाइन एंड एंगल की कुछ थीम, कुछ थॉट्स आपको स्पष्ट करना भी है। अगर आज इस वीडियो को आप पूरा इन तक देखते हैं तो लाइन एंड एंगल के कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जहां पे हमेशा लोगों को डाउट रहती है, कंफ्यूजन्स रहती है, आप उनको क्लियर कर सकेंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस पूरे वीडियो को इन तक देखें, इन 5 प्रश्नों को अच्छे से समझें, ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल का अप्रोच क्लियर हो जाएगा। रेखाएं जो भी होती हैं, अगर आपके सामने, जैसे अगर हम रेखाओं की बात करें, जो कि ज्योमेट्री का ऐसा इनिशियल पार्ट होता है कि हम ज्योमेट्री को पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि फिगर हमें बनाना होता है, फिगर को समझाना होता है। किसी फिगर की प्रॉपर्टी अप्रोच, मैंने बैचेस में इस चीज को क्लियर किया, आप लोगों ने देखा होगा उस कॉन्सेप्ट को। हमें किसी फिगर की बनावट, संरचना, उनके मेजरमेंट्स की जो पूरी एक्सेस की अथॉरिटी कौन देता है? ज्योमेट्री देती है। ज्योमेट्री जिसका जो है श्रेय जाता है यूक्लिड को, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री। लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर हम फिगर के ही बारे में समझने के लिए ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो फिगर की बनावट के लिए जो सबसे मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है पॉइंट। एक सरफेस पर आप ऐसे पॉइंट प्लॉट कर दें, 2 पॉइंट को मिला दें तो एक लाइन बन जाती है जिसको आप रेखा कहते हैं, और 2 रेखाओं को इंक्लाइंड कर दें तो एंगल बन जाता है जिसको हम कोण कहते हैं। हम लोग इन रेखा और कोण के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें भी ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं और नॉन पैरेलल होती हैं। हमने ऐसे 2 रेखाएं देखी, ड्रॉ किया, और इनका मूवमेंट, इनका फ्लो एक तरफ भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। ऐसी 2 रेखाएं पैरेलल होती हैं, लेकिन इन पैरेलल होने के पीछे एक और लॉजिक होता है। एक और लॉजिक क्या, एक कंडीशन होती है फुलफिल जो करती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती तभी रेखाएं पैरेलल हैं, कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, जीवन भर समान रहे, इनका मूवमेंट ऐसे चलता रहे, बढ़ता रहे, लेकिन दूरी कभी भी विचलित ना होने पाए, डिस्टर्ब ना होने पाए। दूरी क्या होती है? 2 बिंदुओं के बीच समकोण बनाने वाली रेखा। आप ये मत समझिए कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया दैट इज अ डिस्टेंस, आप ये सोच रहे कि यहाँ से इसको मिला दे, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। नहीं, अगर किसी पॉइंट से दूसरे किसी ऐसे पॉइंट पर जहां समकोण बने, जो उनके बीच की लेंथ है वही दूरी है, ये हमेशा ऐसे ही इसी लेंथ के साथ बढ़ती रहती है। आपने रेल की पटरियां देखी होगी, चाहे जितने भी कर्व बने, लेकिन डिस्टेंसेस उनके बीच सेम रहती है, क्योंकि वो लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए हम पैरेलल लाइन की संज्ञा में उनको नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसे किसी भी मूवमेंट, डेफिनेशन किताबों में आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 2 रेखाएं समांतर होती जब वो जाकर एक दूसरे को अनंत पर मिलती हैं, या 2 रेखाएं समांतर होती हैं जब वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करती हों। 2 रेखाएं समांतर होती हैं जब उनके बीच की दूरी समान रहती है। इस तरह से अलग अलग शब्दों में डिफिनेशंस दी जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि अगर 2 रेखाएं समांतर होती हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे शब्दों को, 2 रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो इसमें 4 4 नहीं 8 कुल एंगल बनते हैं। सबसे पहले अगर इसको यल कह दें, इसको यम कह दें, 2 रेखाएं हो गई, एक रेखा मान लीजिए हमने पी ले लिया, तो कुल 8 एंगल जनरेट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, समझा होगा। अगर इसको आप एंगल 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं, 6 कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं और 8 कह रहे हैं, जिनके बीच कुछ रिलेशंस होते हैं। और रिलेशंस क्या है? यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। उसी रिस्पेक्ट में एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। इधर भी सेम कॉन्सेप्ट, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? 7 होगा। ये चाहे यहाँ का रिलेशनशिप हो, चाहे यहाँ का रिलेशनशिप हो, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना। करस्पॉन्डिंग जो इस रेखा के ऊपरी भाग में जिस साइड में था उधर ही सेम टू सेम इस रेखा के ऊपरी भाग में पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये आपके करस्पॉन्डिंग संगत एंगल होते हैं जो बराबर होते हैं। इसके साथ साथ और भी आप रिलेशंस को समझिए, जानिए। कोण 3 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा। ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको एकांतर अंतःकोण कहते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 5 हो गया, कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर अंतःकोण कहते हैं। और एकांतर अंतःकोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर बाह्य का भी कॉन्सेप्ट होता है, आप समझिए। कोण 1 बराबर कोण आपका, देखिए बाह्य का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। कोण 1 बराबर आप यहाँ पर कोण, सॉरी एकांतर बाह्य की बात करें, कोण, अच्छा 1 को लेके चलिए, कोण 1 बराबर कोण 7 होगा, कोण 2 बराबर कोण 8 होगा, एकांतर बाह्य बन जाता है। को इंटीरियर 180 बनाते हैं, जैसे 3 6 के साथ जुड़कर 180 बनाएगा,
4 5 के साथ 180 बनाएगा। जितने भी लीनियर पेयर होते हैं वो सब 180 बनाते हैं, क्योंकि किसी भी रेखा पर कोई भी रेखा ऐसे ड्रॉ की जाती है तो एक लीनियर पेयर बनता है इन एंगल्स का, ए और बी। हमेशा यहाँ पर किसी भी रेखा पर ए प्लस बी 180 डिग्री जनरेट ही करेगा। अगर आप दो रेखाएं ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तब भी तीनों का जोड़ 180 डिग्री ही बनेगा। ये ध्यान देने की बात है कि लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री जनरेट करते हैं। वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, 2 बराबर 4 के होगा, 1 बराबर 3 के होगा, 6 बराबर 8 के होगा, 5 बराबर 7 के होगा, जिसे शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग कहते हैं। मैंने बैच में इसको प्रॉपर डिटेल से स्पष्ट किया है और मुझे लगता है कि अगर आप एक बार इसको भी समझ रहे हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तब कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इस अप्रोच के माध्यम से ही इस वीडियो के अंदर मैं कुछ 5 प्रश्न आपको हल कराऊंगा जो आपको इस थॉट से, इस कॉन्सेप्ट से अवेयर करा देंगे आपको। पहले क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मैंने अभी डिस्कशन किया कि रेखाएं अगर इस प्रकार से समांतर हैं और इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है। रेखाएं समांतर ही इसी वजह से हैं क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये समकोण है, ये समकोण देखते जाइएगा। रेखाएं अगर हमने कहा कि यह ए बी है या सी डी है, जितनी भी डिस्टेंसेस आप या जितनी भी दूरियां जनरेट कर सके दो पॉइंट्स को मिलाते हुए 90 डिग्री, वो हमेशा समान रहती है, कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ही रेखाओं के बीच की दूरी से हम आप चेंज करना शुरू करोगे, जीवन में कभी ना कभी वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेंगी किसी न किसी मोमेंट से। इसलिए रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है, वो ऐसे ही उसी फ्लो में बढ़ती चली जाती है एक दूसरे से, बस जाके अनंत पे ही मिलती है जब जीवन काल समाप्त होता है, नहीं तो हमेशा बराबर रहती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। मुझे भरोसा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, यही कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो निम्न में कौन सा कथन, हम पढ़ के देखते हैं, असत्य है मतलब रॉन्ग है। इफ द ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। एकांतर कोणों के युग्म समान होते हैं। पेयर्स ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो। जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ कोण x है, यहाँ कोण y है, तो x y के बराबर होगा। यहाँ कोण p है, यहाँ कोण q है, तो p q के बराबर होगा। ये तो एकांतर अंतर हो गया। एकांतर बाह्य भी देखिए, यहाँ पर कोण अगर सपोज करो 1 है, यहाँ पे कोण अगर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर कोण मान लीजिए 5 है, 1 5 के बराबर होगा। यहाँ कोण 2 है और यहाँ कोण अगर 4 है तो 2 4 के बराबर होगा। हमेशा एकांतर चाहे अंतः बने चाहे एकांतर बाह्य बने, तो यह स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंतः कोणों का योग 180 है। मैंने आपको भी डिस्क्राइब किया, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जैसे p और y जोड़ दी, जिसे कहते हैं को इंटीरियर हमेशा याद करिएगा 180 डिग्री होता है कभी भी। अर्थात p और y को जोड़ दीजिए 180 होगा, x और q को जोड़ दीजिए 180 होगा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंतः कोणों का जोड़ हमेशा 180 अंश होता है। यह भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट ही है, गलत नहीं हो सकता। समांतर रेखा पर निर्मित कोई दो पूरक कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखा पर निर्मित कोई दो पूरक कोण, पूरक कोण यहाँ बराबर नहीं होते। जैसे अगर आप सोचो कि पूरक कोण, पूरक किसको कहते हैं, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है। ऐसा कोई 90 का ट्रांसवर्जल नहीं होता क्योंकि 90 का सिस्टम ही नहीं इसमें, ठीक है। तो पूरक कोणों के बराबर होने की बात नहीं होती, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। जबकि इसमें देखो संगत कोणों के युग्म बराबर बिल्कुल होते हैं, मैंने भी डिस्कशन किया था। 5 2 बराबर y के होगा, 1 बराबर p के होगा, p 1 बराबर q के होगा, p बराबर 5 के होगा और x बराबर 4 के होगा। तो यह भी आपका सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। गलत केवल सी ऑप्शन है। आप सी को लगाइए इस क्वेश्चन के राइट सोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो गैर समांतर मतलब रेखाएं समांतर नहीं है, जैसे यहाँ पर यल इज नॉट पैरेलल टू यम, यल यम के समांतर नहीं है। अभी तक हम दोनों क्वेश्चंस में पैरेलल्स की बात करें और कॉन्सेप्ट में भी पैरेलल्स की बात करें, बट हमने कहा कि दो गैर समांतर रेखाएं इस प्रकार है कि एक तिर्यक रेखा यन उनको प्रतिच्छेद करती है, विशिष्ट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एकांतर बाह्य कोणों का युग्म है। एक बात याद रखिए, रेखाएं चाहे समांतर हो चाहे ना हो, देखो ये ऐसे मैंने बना दिया, हालांकि उसने तो इतना स्मूथ बनाया है कि देखने से आपको लग रहा है कि पैरेलल ही है, मैंने थोड़ा डिस्टर्ब करके दे दिया। अगर एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर दी, प्रतिच्छेद करने पर
क्या एकांतर बदल जाएगा? भाई एकांतर बराबर हो ना हो अलग बात है, लेकिन एकांतर तो एकांतर ही है। क्या करस्पॉन्डिंग बदल जाएगा? करस्पॉन्डिंग तो करस्पॉन्डिंग ही है, वो चाहे बराबर रहे चाहे ना रहे। मतलब नियमों को माने या ना माने, ठीक है, नियमों को माने या ना माने, इससे हमें कोई फर्क नहीं, वो अपने नाम के अकॉर्डिंग तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, नियम कब मानता है? जब समांतर होता है। समांतर होगा तो एकांतर बराबर होगा, समांतर होगा तो एकांतर अंतः बाह्य दोनों बराबर, करस्पॉन्डिंग बराबर, कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री सारा कुछ होगा। लेकिन वो पेयर एज अ नाम तो रहेंगे ही अपनी पोजीशन पर ना, बराबर होना हो अलग बात हो गई। मेरा यही कहना है निम्नलिखित में, यहाँ पर कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे इसको देख करके कि गैर समांतर की बात सर तो कहीं सुना ही नहीं है ना, डिस्कशंस होते हैं, समांतर की बात होती है लेकिन गैर समांतर का तो चर्चा नहीं होता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होकर के गलत आंसर देंगे। पर जैसे हमसे इसने कहा था कि द टू नॉन पैरेलल लाइंस या लाइनियम आर सच दैट अ लाइन यार इंटरसेक्ट बोथ ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट एज शोन इन द फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल आर अल्टरनेट एक्सटीरियर। एकांतर बाह्य। अब एकांतर बाह्य देखिए, जैसे ए और जी, ए यहां पर है, जी बिल्कुल है एकांतर बाह्य, ए जी के साथ एकांतर बाह्य है। बाकी देखिए बी और ई, अगर हम बी की बात करें और ई की बात करें तो बी यहां पर है, ई यहां पर है, बिल्कुल यहां पर अगर इसकी बात, जैसे इसमें कहा कि एकांतर बाह्य कोणों का युग्म है, तो यहां पर ए जी के साथ होगा, अगर बी होता तो एच के साथ होता, तो बी ई के साथ नहीं हो सकता। ई सी के साथ, ई सी के साथ तो एकांतर अंतर होता है, ये भी नहीं होगा। डी एफ के साथ ये भी नहीं होता, एकांतर अंतर भी होता है, ये भी खत्म करो। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए बनकर आएगा। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में ए और बी का मान हमको बताना है कि यहाँ पर किस, मान नहीं बताना है, रिलेशंस बताने हैं। यहाँ भी दो रेखाएं यम और यम समांतर नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। बट हमसे क्या मतलब है, देखिए एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ने प्रतिच्छेद किया है। ये देखने से साफ साफ समझ में आ रहा है। देखो बराबर हो या ना हो इससे क्या मतलब है, पैरेलल होती है तो कंपलसरी बराबर है, नहीं पैरेलल है तो ये तो हम मानते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर है, एकांतर अंतर तो है ही है। एकांतर बाहरी कोण तो नहीं है भाई, हाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं है, संगत भी नहीं है। संगत होता तो इस पोजीशन पर किसके साथ रिलेट करता, यहाँ पर भाई यहाँ के साथ मैच करता तो संगत होता। एकांतर आंतरिक, बिल्कुल मैंने आपसे शुरू में बताया कि एकांतर आंतरिक है, अल्टरनेट इंटीरियर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। शीर्षाभिमुख किसको कहते हैं पता है, जब दो रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख होते हैं, ये कोण जो होते हैं वो शीर्षाभिमुख होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो आपके लिए सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल नोट करें, करेक्ट आंसर आपके सामने है। संलग्न चित्र में यम एन के समांतर है, यहाँ पर अब की बार रेखाएं आपको समांतर दो दी गई हैं और कोण भी बनाए गए, 1 नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह के पॉइंट और एंगल के रूप में दिखाए गए हैं। इसने कहा 3 का पूरक कोण 5 के संपूरक के बराबर है। पूरक संपूरक क्या होते हैं, किसी कोण का पूरक, अगर कोण थीटा है, ध्यान दीजिएगा, पूरक वह कोण होता है जो इसको जोड़कर या इसमें जुड़कर इसको 90 डिग्री बना दे, तो पूरक होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर थीटा है उसका संपूरक सोचिए तो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो संपूरक 180 डिग्री माइनस थीटा होता है और पूरक आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब इसने हमसे कहा कोण 3 का पूरक, तो कोण 3 का पूरक होगा 90 डिग्री माइनस 3 बराबर है कोण 5 के संपूरक, कोण 5 कहां पर है, ए है, कोण 5 के संपूरक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोण सॉरी 180 डिग्री माइनस कोण 5, 180 डिग्री माइनस कोण 5, ठीक है। एक बात और समझिए, जो 3 और 5 है, अगर हम इनको यहाँ पर एक रिलेशन से एक्सप्लेन करें तो कोण 3 प्लस कोण 5 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसे हैं को इंटीरियर है, अंतः कोण है, ठीक है। अंतः कोण एक ही तरफ जो होते हैं वो उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। आप इसको थोड़ा सा एक साथ रिलेट करिए, इसको इधर लाइए, तो कोण 5 माइनस कोण 3 बराबर 180 में से 90 निकलेगा 90, और वहां से हम लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 3, कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180। थोड़ा दो समीकरण अगर हम सोच लें इसको और इससे हम जोड़ने की कोशिश करें तो यह प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। दो गुणे कोण 5 बराबर, दोनों को जोड़िए 270 और कोण 5 का मान 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 3 6, 135। कोण 5 का मान 135 डिग्री हो गया। कितना? कोण 5 हो गया 135 डिग्री। अब अगर कोण 5 हमारा 135 डिग्री हो गया है तो हमसे कोण 8 पूछा है। देखिए कोण 8 एंगल 8 जो 5 के साथ वर्टिकली अपोजिट होगा, जो एंगल 5 होगा
वही एंगल 8 होगा। कोण 8 का मान अगर 135 डिग्री है तो यह भी 135 डिग्री होगा। राइट सोल्यूशन है बी, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हल आप नोट कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, जूनियर लेवल पे भी आप इसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में चीजें आई होंगी। ठीक है, दो शीर्षाभिमुख कोणों का योग। शीर्षाभिमुख मैंने बताया कि ए इसके साथ वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख हमेशा बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा ही होगा। इसने कहा दो शीर्षाभिमुख कोणों का योग 136 दिया है, तो आप अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं 136। तो अल्फा का मान अर्थात उस प्रत्येक कोण का मान हमको बताना, तो बराबर बराबर होगा, दो टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए। 2 छंगे 12, 2 अठे 16, 68 डिग्री होगा। दोनों एंगल्स की वैल्यू 68 डिग्री, आप सी ऑप्शन लगा सकते हैं। छठे क्वेश्चन के लिए करेक्ट हल हो गया। 7वां नंबर देखिएगा, इसको डन करते हैं और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप इसको कंप्लीट करिए, सॉल्व करिए। छात्रों को शीर्षाभिमुख कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। ये देखिए, शीर्षाभिमुख कोणों के, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। इस संबंध में बैन हीले के विचार के अनुसार छात्र निम्न में किस स्तर पर है। मैंने आपको बताया था कि बैन हीले का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बैन हीले ने प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अंदर ज्यामिति के फिगर को या ज्यामिति के अंडर फिगर को विजुअलाइज करना, उनके फार्मूले फैक्ट्स निर्धारित करना, गुणधर्मों के बारे में जानना, फार्मूलों के बारे में जानना, इन सब पर कुछ लेबल प्रोवाइड किए, जो 0 लेवल, वीक लेवल, 2 लेवल, इस पर यहाँ पर चीज़ें सेट होती थी। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दे ड्रॉन, यहाँ पर नोटिस करते चलिएगा, दे draw the various figure measures the angles and the objects that the vertically opposite angles are equal. In that case, student according to the Van-Hille theorems. आप ये समझिए, पहले में तो प्रत्यक्षीकरण अर्थात फिगर का विजुअलाइजेशन, मतलब हम समझ पाते कि फिगर क्या है। समोसा बना तो त्रिभुज है, वो क्या कहते हैं, आइसकोन है, और ब्रिक्स के फॉर्म में है कोई बिस्किट, तो उसको विजुअलाइज करते हैं। दूसरे में विश्लेषण करते हैं, जो स्तर होता है। तीसरा देखिए अनौपचारिक निगमनात्मक, जो यहाँ पर डिडक्शन लेवल होता है, जहाँ पर हम फार्मूले, गुणधर्म, विचार, प्रत्यक्षीकरण, ये सब हम लोग करते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। पहले में तो हम विजुअलाइज करते हैं, दूसरे में हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ पाते, तीसरे में प्रॉपर्टी और उनके रिलेशनशिप को समझ पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फार्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर, इनफॉर्मल डिडक्शन, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। और इसके बाद फिर जो हायर लेवल पर इनका अप्रोच होता है उसको अप्लाई किया जाता है, डिडक्शन लेवल जिसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन आप इसके क्वेश्चन का, आपके इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से ये अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट आपके बड़ा काम आएगा, आपको रियलाइज भी होगा। इस तरह की डेली कनेक्टिविटी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सुबह के 7 बजे आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या फील कर पा रहे हैं, क्या आपको अच्छा अप्रोच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर सूचित करें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स का दिखेगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि मैथ रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में आपको इजीली शामिल कर सकें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।